खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सभी नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहाँ हम जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। कुछ छोटे बड़े फ़ैसले लिए गए हैं दिल्ली से, उन पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। बड़ी ख़बरें कुछ हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह की हैं। टाइम्स मैगज़ीन ने किसको कवर पेज पर जगह दी है और क्यों उन नामों को सामने रखा गया है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और 9:40 पर आप और हम बराह रास्त बात करेंगे, आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ को सुने और मसले का हल भी निकाले। तो 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और स्पेशली हमारी जो वेबसाइट है www.gulistannews.in पर लॉगिन सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ उस पॉलिटिकल सर्वे का हिस्सा भी बनिएगा जहां पर कल से आप लगातार आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। यानी जम्मू कश्मीर के हवाले से पहला सियासी सर्वे गुलिस्तान न्यूज़ ने शुरू कर दिया है। उसमें फ़िलहाल चंद दिनों के लिए आप हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ऑफलाइन भी सिलसिला शुरू होगा। तो ऑनलाइन के लिए आप याद रखिएगा, आप हमारी वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं जी आगे, करते हैं ख़बरों की शुरुआत। और ख़बरों की शुरुआत हस्ब दस्तूर ज़रा माजी से करते हैं कि माजी की यादें क्या कुछ हमें कह रही हैं और सबक आमोज़ क्या कुछ बात है, बताएंगे आपको आसिफ रशीद। खुशामदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम सलाम जेके में वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 90 मिनट तक आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे फॉर्मेट के मुताबिक। और सबसे पहले नजर आज के दिन पर, क्यों आज का दिन अहम है और माजी में क्या कुछ आज के दिन हुआ है और क्यों आज के दिन को याद किया जा रहा है। बरतानिया ने आज ही के दिन केप टाउन यानी जनूबी अफ्रीका में 1795 में कब्जा किया था। आज का दिन था। मैक्सिको की आज़ादी 1821 में आज ही के दिन तस्लीम की गई, यानी 16 सितंबर को आज़ादी का दिन मैक्सिको मना रहा है। 1848 में फ्रांसीसी नौआबादियात के जरिए गुलामी का खात्मा आज के दिन किया गया, और ये एक नई किस्म की तब्दीली यूरोप के अंदर थी। दौलत इस्लामिया यानी इस्लामिक स्टेट, जिसने खुद को नाम दिया आईएसएस, साल 2014 में शाम के अंदर जहां पर मुख्तलिफ ग्रुप सरगर्म हुए, और आज ही के दिन जिन्होंने जंग शुरू की, साल 2014 में सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हुई और शामी कुर्द जंगजों के खिलाफ जंग आज के दिन जब शुरू हुई तो नाम खुद को आईसिस दिया गया। यानी जिस आईसिस का वजूद आज आप दुनिया के कुछ हिस्सों में देखते हैं, अफगानिस्तान तक भी इसके असरात हैं, वो साल 2014 में आज ही के दिन बनी थी। जनरल ज़ियाउल हक जनरल ज़ियाउल हक 1978 में पाकिस्तान के सदर आज के दिन मुंतखब हुए, और 1978 में आज ही के दिन ईरान में ज़लज़ला हुआ और तबाहकुन ज़लज़ले में 20,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी मुख्तलिफ हिस्सों में ईरान में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस मुफस्सल रिपोर्ट की जो एनसीआरबी की तरफ से जारी की गई है। यानी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों या बड़े शहरों का नाम एनसीआरबी की तरफ से आदाद-ओ-शुमार जब जारी किए जाते हैं तो ये पता चलता है कि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक किस रियासत के किस बड़े या छोटे शहर के अंदर मौजूदा वक्त में जराइम की शरह क्या है। साल 2020 से लेकर 21 तक या 2019 से लेकर 2021 तक अब के जो ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार हैं उसमें एनआरसीबी की तरफ से आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं, और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की 2 वर्षों की सूरत हाल में नए कुछ फिगर सामने आए हैं साल 2020 और 2021 के भी। एनसीआरबी डाटा जो सामने आया उसमें यह साफ कर दिया गया कि 19 मेट्रो सिटीज़ के अंदर दिल्ली भी सरफहरिस्त रही है साल 2020 में फसादात के लिए, और इसके साथ साथ जो दीगर आदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प है। और साथ ये भी कहा गया कि यूएपीए कानून का इतलाक़ सबसे ज़्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। एनसीआरबी सरकारी इदारा है और इनकी तरफ से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आदाद-ओ-शुमार जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि कम्युनल वायलेंस यानी कम्युनल राइट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा 2020 के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं, और तकरीबन 96% रिकॉर्ड किया गया है कम्युनल फसाद यानी मजहबी ग्रोही फसाद जो है वो साल 2020 के दौरान हुए हैं जब कोविड पीक पर था। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिस तरीके का क्राइम ग्राफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि साल 2020 और साल 2019 का जब आप मुकाबला करेंगे तो पता लगता है
कि लगातार एक बड़ी परेशानी जो है वो कम्युनल राइट्स की है, जो दिल्ली के आसपास के शहर के अंदर सबसे ज़्यादा हुई, फिर यूपी का नाम आया और फिर कुछ और रियासतों का नाम भी इसमें रखा गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि कंप्लीट लॉकडाउन जब 25 मार्च से 31 मई तक था पिछले साल, तो उस दौरान केसेस रजिस्टर किए गए जी ख़वातीन के ख़िलाफ़ ज़्यादती के भी, बच्चों के ख़िलाफ़ ज़्यादती के और सीनियर सिटीजन्स के ख़िलाफ़ भी ज़्यादती के केस में उछाल आया है। चोरी, डकैती, रॉबरी का मामला भी अगर बहुत कम आया यानी ड्रॉप हुआ है उसमें, लेकिन फिर भी कई मकामात पर जो है वो इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिली है। मर्डर यानी कत्ल की वारदातों में 1% का इजाफा हुआ है। ये हम साल 2020 का रिपोर्ट जो आया इसमें ये कहा गया है कि तकरीबन 1% का इजाफा उसमें हुआ है, और साथ साथ वायलेंट क्राइम्स जो है उसमें 0.5% का गिरावट देखने को मिली है। एनसीआरबी का डाटा जो साल 2020 के हवाले से सामने आया है, 857 केसेस कम्युनल राइट्स के जो है वो सामने आए हैं जो रजिस्टर हुए हैं वो पूरे मुल्क के अंदर। उसके मुकाबले में साल 2019 में 438 ही केसेस जो थे वो टोटल थे। इसके साथ साथ जब आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को देखेंगे और दीगर मकामात पर देखेंगे तो यहाँ से आपको ये जो दिल्ली फसादात की बात है वो यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली के बाद बिहार दूसरे पायदान पर है जहाँ पर 117 केसेस को रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा और झारखंड में 51 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर 26 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। गुजरात के अंदर 23 और उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड डिड नॉट रिकॉर्ड ए सिंगल केस ऑफ क्रिमिनल वायलेंस इन 2020। ये एनसीआरबी का डाटा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी क्रिमिनल वायलेंस जो है वो नहीं हुआ है। ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब यूएपीए की जब हम बात करते हैं, ये वो कानून है जी जिसके तहत गिरफ्तारियां की जाती है मुल्क भर के अंदर, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि यूएपीए केसेस जब रजिस्टर किए गए हैं तो वो जम्मू कश्मीर के एतबार से देखे गए हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएपीए केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब आप इसको साल 2019-20 के हवाले से देखेंगे तो जो एदाद-ओ-शुमार सामने आ रहा है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 30-32% इजाफा इसमें हुआ है। अब जम्मू कश्मीर में 287 केस हुए हैं, मणिपुर के अंदर 169 हुए हैं, झारखंड के अंदर 86 केसेस हैं, असम के अंदर 76 है, यूपी के अंदर 72 है। और यूपी एक वाहिद स्टेट है 5 रियासतों के अंदर जहां पर इस तरीके से कोई हाईएस्ट नंबर सामने नहीं आया। तो फिलहाल यूपी को आप माइनस कीजिए तो ये यूएपीए का हाल है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का हाल है, और फसादात जो हुए हैं मुल्क के अंदर 2020 के हवाले से, उस हवाले से दिल्ली का नाम जो है वो ऊपर आया है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली फसादात के अंदर लोग मारे गए, प्रॉपर्टियाँ उजड़ी और काफ़ी देर तक यहाँ पर तनाव रहा, वो सारा रिकॉर्ड किया है नेशनल क्राइम ब्यूरो की तरफ से और एदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी कर दिए गए। तो ये तो थी ये एक पहलू है इस खबर का। लेकिन जम्मू कश्मीर के जाविये से दूसरी खबर भी है जी इसके हवाले से कि ख़वातीन के खिलाफ जुर्म में इजाफा हुआ है। पहले तो हमने आपको एक बड़ा कैनवस दिखाया कि मुल्क के अंदर क्या हुआ और यूएपीए कानून के तहत है। अब ये जो डाटा आया है एनसीआरबी का, इसमें जम्मू कश्मीर क्या कुछ कह रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर ख़वातीन के खिलाफ मामलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और इसमें अटेम्प्ट टू रेप और दीगर मामलात भी है। और जम्मू कश्मीर का जो एदाद-ओ-शुमार दिया गया है एनसीआरबी की तरफ से, और ये कहा गया कि जिसे बाज़ाब्ता तौर पर होम मिनिस्ट्री की तरफ से रिलीज़ भी किया गया है, उसमें ये कहा गया कि साल 2020 के दौरान इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर तकरीबन 15% का इजाफा हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर। जबकि साल 2019 का मुकाबला जब आप देखेंगे तो साल 2019 को जब 18 से आप देखते थे तो वहाँ पर 11% का इजाफा हुआ था। और जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिलाकर जब आप देखेंगे तो 29,314 केसेस रजिस्टर हुए साल 2020 में, और जब आप साल 2019 के रिकॉर्ड को देखेंगे तो 25,408 केस आए थे। और लद्दाख के अंदर छोटी सी आबादी है, साल 2020 के दौरान 403 केसेस क्राइम केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो जनाब 3070 के आसपास केसेस 2019 के अंदर आए थे और 3414 जो है वो 2020 के अंदर आए हैं। और इस एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जब आप नेशनल प्रोस्पेक्टिव में इसको देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा उछाल यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा।
मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की है इंडियन पैनल कोड के हिसाब से और स्पेशल लोकल लॉज जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, असॉल्ट ऑन वुमेन और किडनैपिंग, अबडक्शन ऑफ वुमेन, रेप और दीगर मामलात में ये सारे केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो साल 2020 में रजिस्टर्ड हुई बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड जो केसेस हुए हैं रेप के 247 केस रजिस्टर हुए हैं, 783 केस किडनैपिंग और अबडक्शन के हुए हैं, 349 केस खाविन की तरफ से ज्यादती जबरदस्ती, 9 केस ड्राउडी डेथ के हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, 24 केस ऐसे हुए हैं जहां पर सुसाइड के अटेम्प्ट हुए हैं या सुसाइड हुआ है खवातीन की तरफ से। और ये सारी जब आप आदाद शुमार को देखेंगे तो ये नेशनल हुकअप के ब्रॉडर कैनवास पर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा उछाल यहाँ पर भी है जी। 247 रेप केस जो रिपोर्ट किए गए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, इसमें इसमें आप लद्दाख को भी अगर देखेंगे तो उसमें ज़्यादा नहीं है, 1-2 केसेस ही अटेम्प्ट के। जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक इसमें बिलो 18 एज के भी केसेस आए हैं और 18 से 30 साल तक के उम्र के भी केसेस आए हैं और 30 से 45 साल और 45 से 60 साल तक के भी केसेस आए हैं। यानी ये हद है हमारी जब सोसाइटी की जो बन रही है। और अब जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट है उसके तहत जी बड़ी केसेस दर्ज किए गए हैं और कुल मिलाकर जब आप इस एदाद शुमार को देखेंगे तो पता लगेगा, जहां पर हम ये लगातार दावे पेश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जी महफूज है और यहाँ की खवातीन बिल्कुल सही है, महफूज हैं, तो ये एदाद शुमार बता रहे हैं कि शायद इनटॉलरेंस और ज़्यादा पैदा हो गई है और जो ज़्यादती के शिकार खवातीन हैं शायद अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आ रही हैं, जिसकी वजह से ये सारे केसेस जो है वो अभी तक भी सामने आए। इधर माहिरीन का मानना है कि ये समाज का एक हिस्सा है जो एक्सेस कर पाता है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बाहर ही नहीं आते हैं या इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन या बड़े लोग जो है वो इफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए से मसले को हल भी करवाते हैं, जो शायद एनसीआरबी के डाटा के अंदर नहीं है। तो ये तो बात थी जनाब एनसीआरबी की। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताएंगे एक और बड़ी बात जो दिल्ली पुलिस के हवाले से सामने आई। बिल्कुल, बात जरा दिल्ली पुलिस के हवाले से करते हैं। और गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और इनमें कुछ लोगों पर इल्ज़ाम ये था कि वो सरहद पार से कुछ टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है और ट्रेनिंग करके वापस वतन लौटे हैं। लेकिन पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल की तहकीकात करने वाली जो स्पेशल सेल थी उसने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए 3 मुश्तबा नौजवानों को तफ्तीश के बाद अब रिहा कर दिया है। ये तीनों नौजवान जो उत्तर प्रदेश ATS की मदद से पकड़े गए थे और उसके बाद स्पेशल सेल के हवाले इन सभी को कर दिया गया था। और ज़राए का ये भी कहना है कि इन सभी से पूछताछ के दौरान या जो तफ्तीश हुई है कोई इस तरह का या जो कोई इनका कोई लिंक इस मॉड्यूल से नहीं था, कोई इस तरह की तफसीलात नहीं मिली और ना ही मालूमात कुछ पुलिस के और स्पेशल सेल के हाथ लगी हैं। साथ ही ये लोग इस मॉड्यूल का बराह रास्त हिस्सा नहीं थे, इस तरह का कोई बड़ा रोल नहीं रहा है। जो पुलिस को खदशात थे या खुफिया एजेंसियों को कुछ जानकारी मिली थी कि आने वाले त्योहारों के मौसम के दौरान ये कुछ बड़े शहरों में अहम शख्सियात को न सिर्फ निशाना बनाएंगे बल्कि उत्तर प्रदेश में जो इंतखाबात से कबल रैलियां होंगी उसमें तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। अब फटाफट से मैं जरा याद दिला दूं, दिल्ली पुलिस ने क्या कहा था कि जनाब पकड़े गए और इनका कनेक्शन जी दाऊद इब्राहिम के भाई से है, पाकिस्तान का सफ़र हुआ और बड़ी चीज़ें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही गई। लेकिन अब जब ये स्पेशल सेल ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो जमील जो रायबरेली का है, इम्तियाज़ जो प्रयागराज यूपी का है और मोहम्मद ताहिर मदनी जो यूपी के हैं, तीनों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हवाले कर दिया गया था। इंट्रागेट और पूरा रिवेरीफाई करने के बाद तीनों की रिहाई जो है वो रात देर गए की गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी याद रखिएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पार्ट को भी याद रखिएगा और रात देर गए तीनों की रिहाई भी हो गई है। ये बड़ी बात है जो दिल्ली पुलिस के हवाले से जो अलर्ट और दीगर बातें जो सामने आती हैं। अब बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात बड़ी अहम आपके सामने रख देते हैं। टाइम्स मैगजीन, इस पर हर एक की नज़र रहती है और हर साल 62 शख्सियात की फहरिस्त जारी की जाती है। इस बार भी 162 शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी गई है टाइम्स मैगजीन की तरफ से और टाइम्स के ज़रिए से जारी 2021 के लिए 100 से ज़्यादा शख्सियात की फहरिस्त में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
के अधीर पूनेवाला का नाम सामने आया है। साल 2021 के लिए मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स जिन्हें कहा गया है, उनमें वजीर आजम का नाम दोबारा से आया है। उसके साथ साथ ममता बनर्जी हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडर है, और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ पूनेवाला का नाम भी टाइम्स मैगजीन में शामिल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के लीडर मुल्ला बरादर का नाम भी 100 बाअसर शख्सियात में शामिल हुआ है साल 2021 के हवाले से। और ये वही मुल्ला बरादर है जिन्होंने दोहा के अंदर अमन मज़ाकरात को आगे बढ़ाया और पीस डील पर साइन किए। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अहमद रशीद ने मुल्ला बरादर की पूरी प्रोफाइलिंग इस टाइम्स मैगजीन के अंदर लिखी है। और ये उस वक्त बाअसर शख्सियात में उनका नाम आया है जब अफवाहें और खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि आपसी तसादुम में बरादर मारे गए, जिसके बाद उनकी तस्वीर और ऑडियो सामने आया। बहरहाल ये तो एक पहलू है खबर का, लेकिन जब हम टाइम्स मैगजीन को देखते हैं तो वजीर आजम का प्रोफाइल किसने लिखा है, इस पर सबकी नज़र थी। तो CNN की जर्नलिस्ट जो है फरीद ज़किया, उनकी तरफ से जो है वजीर आजम का पूरा प्रोफाइल लिखा गया है। इसके साथ साथ इस लिस्ट के अंदर इसराइल के वजीर आजम बेनेट का भी नाम है। रूस के जो अपोजिशन लीडर है उनका नाम भी एनुअल लिस्ट के अंदर शाया हो चुका है। और ममता बनर्जी, जिसे एक फेस माना जाता है, पॉलिटिकल फेस इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, उनका नाम इस टाइम्स मैगजीन के अंदर आया है। और यह कहा गया है कि स्ट्रीट फाइटर और जिस तरीके से सेल्फ मेड लाइफ उन्होंने की है, उसको देखते हुए और उसका जो असर सियासत पर है, कौमी सियासत पर है और रियासती सियासत पर है, उसकी वजह से टाइम्स ने उन्हें अपने 100 बाअसर शख्सियात में जगह दी है। तो टाइम्स मैगजीन की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। मुल्ला बरादर से लेकर वजीर आजम, सीईओ पूनेवाला से लेकर जो क्या कहते हैं जी, ममता बनर्जी, और फिर कटिंग अक्रॉस द बॉर्डर आप इसराइल भी इसमें देखेंगे, आप रूस के नाम भी इसमें इस बड़ी फहरिस्त के अंदर अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ जो इस बार नई इंतजामिया बनी है और उनमें सदर और जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस और सदर जो बाइडन का नाम भी इसमें सरफहरिस्त है, यानी 100 जो बाअसर शख्सियात है उनमें आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें जिस पर सबसे ज़्यादा तबसरा हो रहा है कि तालिबान हुकूमत में इस वक्त अबूरी हुकूमत बन चुकी है और नायब वज़ीर आज़म की हैसियत से काम करने वाले मुल्ला बरादर, जिनने अमेरिका और तालिबान को करीब लाने में कलीदी रोल अदा किया है, तो उन तमाम चीज़ों को जो है वो एक पाकिस्तानी सहाफ़ी की तरफ से उनकी प्रोफाइल में शामिल करने के बाद। इस फहरिस्त में जी चीन के सदर का नाम भी है, बरतानी शहजादे हैरी का भी नाम जो है वो रखा गया। और ये डिटेल जो है वो काफ़ी लंबी है, आप ज़रूर सर्च कीजिएगा और 100 बाअसर शख्सियात का नाम ज़रूर ढूंढिएगा जी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एक और खबर आपको बताते हैं अफगानिस्तान के हवाले से भी जरा, चूंकि अफगानिस्तान के अंदर अबूरी हुकूमत का ऐलान हो चुका है, कल 1 महीना मुकम्मल हो गया उस अबूरी हुकूमत को, और 15 अगस्त के बाद जो कुछ सारी सूरत हाल बनी, यानी अफगानिस्तान में काबुल तक पहुंचते पहुंचते जो मुकम्मल कंट्रोल तालिबान के पास है, उसके 1 महीना मुकम्मल होने पर अब तालिबान के अंदर ही जंग शुरू हुई है, इस तरह की खबरें बाहर आ रही है। चूंकि हक्कानी ग्रुप के लीडर से मुल्ला बरादर की जो नायब वज़ीर आज़म है उनकी बहस की खबरें सामने आई, यहाँ तक कि बात इतनी बढ़ गई है कि काबुल से कंधार के लिए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर रवाना हो गई, यानी काबुल छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। और जो डिटेल्स मिल रही हैं BBC समेत कई बड़े इदारों की तरफ से जो खबरें शाया की जा रही हैं, जिसमें तफसीलात सामने आई है और तालिबान के कई लीडरान से बात करने के बाद उनका हवाला दिया गया है मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में। और अफगान मीडिया के जो लोकल मीडिया है, 2 रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि काबुल के अंदर जो सारी सूरत हाल पिछले 1 महीने में रही है वो डिस्कस है, लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो इस वक्त जो अबूरी हुकूमत है उसके ढांचे से नाराज नजर आए हैं, नाखुश हैं, और हक्कानी नेटवर्क के सरबराह के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। लेकिन इसी बातचीत में जब सभी लोगों के नाम एक एक करके सामने आने लगे, मुख्तलिफ वजारतें अलग अलग लोगों के पास चली गई, तो उस पर अपनी राय रखने की बात आई, तो उस वक्त दोनों के दरमियान बहस हुई और उसके बाद
तू मैं के बीच मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अब काबुल छोड़कर कंधार चले गए हैं, इस तरह की इतलात मिल रही है। लेकिन ये सारा सिलसिला कब हुआ? 1 महीना कल मुकम्मल हुआ है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल को, यानी तमाम 34 के 34 सूबों पर जब से उसने कब्जा किया है। उसके बाद इस तरह इसमें भी बड़ी बात यह है कि हुकूमत बनने के बाद अक्सर ये देखने को मिलता है कि हुकूमत के जो सरबराह है वो सामने आते हैं, प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। लेकिन इस प्रेस ब्रीफिंग में जब आप देखेंगे तो 2-3 चेहरे ही अभी तक आपको सामने आए। एक फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अफगानिस्तान की जो खुलकर सामने आए हैं। उसके बाद जो इंटीरियर मिनिस्टर उनके हैं उनका एक छोटा सा ही लेकिन प्रेस ब्रीफिंग उनका हुआ है। लेकिन जो सदारती महल के अंदर लोग हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी है वो अभी भी इस पूरे मामले से बाहर है। और ब्रदर्स के बारे में ये तो बड़ा अहम है कि वो मीडिया और ग्लेयर से सब बहुत दूर रहते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप एक सिस्टम में आते हैं तो बड़ी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। ऑडियो ज़रूर उनका सामने आया है लेकिन क्या कुछ होगा उस पर नजर रहेगी। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात बिपिन रावत साहब की भी आपको बताती हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बिपिन रावत का बयान सामने आया है और बिपिन रावत का बयान उस वक्त सामने आया है जब आलमी इदारे और पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर मरकूज है। अफगानिस्तान में मजीद हंगामा हो सकता है। जनरल बिपिन रावत जो कि एक तकरीर से खिताब कर रहे थे और वक्त ही बताएगा कि अफगानिस्तान में सूरत हाल किस तरफ जाएगी, ये जनरल बिपिन रावत कहते हैं। और उनने इस बात पर भी जरूर खदशात का इजहार किया कि सरहदों पर सारी सूरत हाल जब अफगानिस्तान में तब्दील हुई है तो चीन और पाकिस्तान की तरफ से जारहियत का भी मुजाहिरा किया जा सकता है। हो सकता है कि जो शायद एक मुस्बत सोच की बात हो रही थी लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली आ सकती है। लिहाजा इस वक्त सिक्योरिटी अलर्ट है, इन तमाम चीज़ों को बहुत करीबी नज़र सिक्योरिटी एजेंसियों की रखी हुई है। दूसरी बड़ी बात कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी तब्दीली अफगानिस्तान के अंदर आएगी, शायद इसका कहीं पर किसी के गुमान में भी नहीं था। मगर तालिबान ने जो किया उसने दुनिया भर के बड़े बड़े उन तमाम थिंकर्स को, थिंक टैंक्स जो थे जो अफगानिस्तान की सूरत हाल को क्लोजली वॉच कर रहे थे, उनको हैरान कर दिया। जनरल बिपिन रावत को सुनिए। Do that, what is going to happen in Afghanistan? Only time will tell. Let us wait and watch whether everything is moving the way people thought they will move. Nobody ever thought the Taliban will take over the country so fast. What is going to happen in the future? You don't know what is happening. What is likely to happen in the future? There could be still more turmoil and more changes which cannot as of now be anticipated. As far as drones are concerned, जनरल रावत बात कर रहे थे और जम्मू कश्मीर या फिर बाकी हिस्सों की सरहदें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर तक इसके क्या असरात होंगे, तमाम चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। लेकिन सारी जो सूरत हाल है इस पर यह भी उन्होंने कहा कि फिलहाल इंतजार करने की ज़रूरत है। इस वक्त हालात जो बन रहे हैं उस पर करीबी नज़र भारत की सरकार की भी और फौज की भी है। इसके साथ साथ अब आपको इससे पहले जम्मू कश्मीर लिए चलें लेकिन बात ज़रा बताते हैं वज़ीर आज़म की, चूँकि उनकी कल योम पैदाइश है और 17 सितंबर को यानी उनका बर्थडे मनाया जाता है। और इस बार उनके योम पैदाइश पर चूँकि तैयारियां बड़े पैमाने पर बीजेपी के अंदर भी की जा रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इंतखाबात से कब्ल जहां पर इंतखाबी बिगुल यहां पर फूंका जा चुका है, किसान जवान और सम्मान दिवस के तौर पर बीजेपी ने तैयारियां की हैं वज़ीर आज़म के बर्थडे को मनाने की। किसानों से मीटिंग होगी, इंटरेक्शन किए जाएंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स योगी सरकार की तरफ से किए जाएंगे और 17 तारीख को यानी कल का दिन जो है वज़ीर आज़म के सालगिरह का दिन, इस दिन किसान जवान और सम्मान दिवस के तौर पर इसे बनाने की तैयारियां जो बीजेपी की तरफ से की गई हैं और ज़री मामलात या सरकार की तरफ से उठाए गए इक़दाम के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे, इंटरेक्शंस होंगी किसानों के साथ, किसान लीडरान के साथ और यहाँ तक कि जवानों के साथ भी, जिनके साथ वज़ीर आज़म के बर्थडे पर या उनकी सालगिरह पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी मुख्तलिफ उमूर पर। इशफाक, चलिए जी, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की तरफ से कल के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई और मुल्क भर के अंदर इस तरीके के तकरीब का अहतमाम किया जाएगा। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा वज़ीर आज़म के अमेरिका के दौरे की करते हैं और दौरे से पहले क्या कुछ हो रहा है उस पर भी गुफ्तगू करें। जहाँ हमने कल आपको बताया था कि अमेरिका किस तरीके से भारत के फ़िज़ाइया को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वज़ीर आज़म जो बाइडन से मुलाकात से कबल जब क्वाड की समिट होगी उससे पहले कई रहनुमाओं से मुलाकात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पहली बार इलाहिदा तौर पर मीटिंग करेंगे जापान, ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदों के साथ भी, उनके हम मनसब है वहाँ पर मीटिंग के अंदर होंगे। 23 तारीख को ये मीटिंग वाशिंगटन के अंदर तय पाई जा रही है। बाबसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि क्वाड
मुल्कों के इजलास से कबल जहां जो बाइडेन के साथ इनफरादी सतह पर एक मीटिंग होगी, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया और जापान के हम मनसबों के साथ भी वजीर आजम की मुलाकात को तय पाया गया है 23 तारीख को। और यह पहला मौका होगा जब सेपरेट बायलैटरल डायलॉग होंगे जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सितंबर 23 तारीख को। और माना जा रहा है कि इससे पहले जापान के वजीर आजम ने जिस तरीके से क्वाड को लेकर अपनी बात सामने रखी थी और फिर ऑस्ट्रेलिया का उसमें आना हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि एक तरफ से चीन है और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान की दस्तक है। ये सारे मामले जो है वो इनफरादी सतह पर भी डिस्कस करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इस तरीके की बात जो है वो की जा रही है। अब आपको याद होगा कि क्वाड से पहले 2+2 डायलॉग का प्रोसेस भी चला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ मुलाकातों का सिलसिला हुआ था सितंबर 11 तारीख को। और उस वक्त भी इस बात का इशारा दिया गया था कि बायलैटरल टाइज को आगे बढ़ाया जाएगा, बाहमी इश्तराक के जरिए से आलमी दहशतगर्दी को मुकाबला करने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। तो क्वाड पर सारी दुनिया की नज़र रहेगी, स्पेशली पाकिस्तान और चीन इस पूरी मुलाकात को और वजीर आजम के दौरे जो अमेरिका है जिसमें जो बाइडेन के साथ वो मिलने जा रहे हैं, इस पर वो अपनी बात ज़रूर रखेंगे और बात नज़र भी रखेंगे। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई क्वाड के इजलास से पहले जो प्रोग्राम तय पाया गया है वो ये है कि इनफरादी तौर पर मीटिंग्स का सिलसिला तेज किया गया है। उसके बाद चलते हैं जी आगे, बात ज़रा भारत की हो रही है। तो आपको ये भी बताते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के मामले पर कुछ बातें रखी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई हैं। अब पलटवार करते हुए भारत का मौक़िफ़ सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर बरसा है और ये कहते हुए कि नाकाम रियासत से सबक हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। मसला कश्मीर उठाने पर पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर 48वां सेशन जहां पर चल रहा था और इससे पहले OIC के अंदर भी पाकिस्तान की तरफ से मसला कश्मीर को उठाया गया था, जिस पर भारत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और पाकिस्तान पर जवाब देते हुए कहा गया कि जो पाकिस्तान की जो इस वक्त है जो सारी सूरत हाल है या इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ हिस्सों का जिक्र करते हुए भारत की तरफ से निशाना पाकिस्तान को बनाया गया और साथ ही पाकिस्तान को दहशतगर्दों का मरकज भारत की तरफ से करार देते हुए मसला कश्मीर उठाने पर पलटवार UNHRC में किया गया। साथ साथ ये भी कहा गया कि जो OIC है वो दरअसल पाकिस्तान के कहने पर काम कर रही है और OIC को भी ज़मीनी सूरत-ए-हाल को जांचना चाहिए और जिस तरीके से बयानात और जिस तरीके से रेजोल्यूशंस को पास किया जा रहा है उन्हें यकतरफा यकसर मुस्तरद कर रहा है भारत। और भारत का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पहले भी था और आज भी है। साथ ही ये कहा गया है कि पाकिस्तान जिस इंसानी हकूक़ की दुहाई दे रहा है उन्हें अपने मुल्क के अंदर देखना और जाँचना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ की माइनॉरिटीज़ पर जुल्म किया जा रहा है। और माइनॉरिटीज़ का जब नाम लिया गया तो सिख, हिंदू, क्रिश्चियन और अहमदीज़ को पॉइंट आउट करते हुए सफ़ीर की तरफ से ये कहा गया कि एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि हर दिन उनके मजहबी इज्तिमात को निशाना बनाया जा रहा है और जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो बात थी जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की, लेकिन इस वक्त खबर जो आ रही है वो पाकिस्तान से भी सामने आ रही है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान सामने आया है और उस बयान के अंदर उन्होंने ये कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आम माफ़ी दी जा सकती है। अब आप समझ सकते हैं ये बयान कब आया है, जब तालिबान ने इस बात की वजाहत कर दी है कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मामलात को तय करना होगा पाकिस्तान के लिए। और बयान दिया है शाह महमूद कुरैशी ने कि आम माफ़ी का ऐलान किया जा सकता है अगर वो कौमी दायरे में आकर पाकिस्तान के आईन और कानून को माने। देखना होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसके रद्द-ए-अमल में क्या कुछ कहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक मेजर ग्राउंड ब्रेकिंग मानी जा रही है, क्योंकि इस पर तज्जिया निगार अब लिखना शुरू कर चुके हैं। बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा बात करते हैं कोविड के हवाले से भी, क्योंकि कोविड की वजह से पाबंदियां आयद की गई थी और सफरी पाबंदियां मुल्क भर के अंदर है, दुनिया भर के सयाह यहाँ की ओर नहीं आ सकते। और अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि मुल्क के अंदर एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया और मरकज़ी हुकूमत ने टूरिस्ट वीज़ा तकरीबन 1.5 साल से जो बंद पड़ा था टूरिस्ट वीज़ा उसको खोलने का मन बनाया है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से मुश्तरका मीटिंगों का सिलसिला तेज़ हुआ है और माना जा रहा कि चंद गल्फ़ रियासतों ने जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके सयाहों को आने की इजाज़त दी है, अब
दिल्ली के अंदर भी बैरून मुल्क सयाह आए, इस सिलसिले में कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि भारत के अंदर लगातार कोविड-19 के केसेस अब कम हो रहे हैं। जहां गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो 27,000 के करीब केसेस सामने आए थे और 285 लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर वैक्सीनेशन का निज़ाम बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है और अब सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि टूरिस्ट इंडस्ट्री में जिस तरीके से लगातार झटके लगे हैं उसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए जो पाबंदियां हैं टूरिस्ट वीज़ा पर लगी हुई हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म किया जाएगा और सयाहों को भारत के अंदर आने की अब आहिस्ता आहिस्ता करके इजाज़त होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की करते हैं। चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेज चाहे वो सिविल इंतजामिया हो, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सीआरपीएफ, बीएसएफ या बाकी एजेंसियां इस वक्त मुतहरिक नजर आ रही हैं और दोनों सूबों के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल मामूल के मुताबिक रही, वक्तन फ़क्तन जायजा लिया जा रहा। लेकिन देर रात जम्मू के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर में एक आला सतही इजलास हुआ है, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई है और डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस मीटिंग की सदारत की है। इस इजलास के अंदर जम्मू सूबे के अंदर, सिर्फ जम्मू सूबे के अंदर इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है, सिक्योरिटी उमूर हैं, उन पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। डीआईजीज मौजूद रहे, जिलों के एसएसपीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। एडीजीपी मुकेश सिंह जो कि इस मीटिंग में डीजीपी के साथ थे, डीआईजी जीएसके अतुल गोयल इसमें हिस्सा ले रहे थे, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली इसमें इस मीटिंग में शरीक हुए, एआईजी टेक्निकल राहुल मलिक वो इस मीटिंग का हिस्सा थे, एसएसपी पीसीआर हसीब मुगल को शामिल किया गया था, उनसे जानकारी ली गई है। इसके अलावा बाकी जो मुतलका अफसरान हैं उनसे भी जानकारी ली गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर बैनुल अक़वामी सरहदों तक जो गुज़श्ता दिनों सरगर्मियां देखी गई हैं, 27 और 28 जून के बाद ड्रोन की मशकूक नकलो हरकत, उन तमाम चीज़ों को रिव्यू करने के बाद तफसीली गुफ्तगू हुई है। और उसके बाद जो रडार सिस्टम कुछ हिस्सों के अंदर नस्ब करके ड्रोन की सरगर्मी को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो देखी गई थी उसका पता लगाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो डिस्कशन का हिस्सा रहा है इस मीटिंग के दौरान। इसके अलावा जो मुख्तलिफ अजला के एसएसपीज को इस मीटिंग में शामिल करने का सिर्फ मकसद ये था कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज के वक्त में अगर कहीं पर कोई तब्दीली आती है, कोई परेशानी आती है, किसी किस्म का कोई बदलाव देखा जाता है तो वहां पर पुलिस इंतजामिया को क्या कुछ इकदाम करने की जरूरत है। तो डीजीपी की सदारत में ये मीटिंग हुई है जहां पर सिक्योरिटी पहले से ही जम्मू और वादी के अंदर अलर्ट पर रखी गई है और सिविल एजेंसियां मुतहरिक नजर आ रही थी। खुफिया इदारों से कुछ इतलात मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस इंतजामिया को मजीद इकदाम उठाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया इस मीटिंग के दौरान, जहां पर एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह के अलावा पुलिस हेडक्वार्टर में तमाम मुतलका सीनियर अफसरान और डिस्ट्रिक्ट वाइज एसएसपी से भी तफसीलात हासिल की गई हैं डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से। चलिए जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मरकजी वज़ारत दाखिला का क्या कुछ कहना, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आरएसएस के सरबराह का दौरा कहाँ पर होने जा रहा है और क्यों इस दौरे को अहम माना जा रहा है, और साथ साथ कि वैक्सीनेशन ड्राइव को किस तरीके से बड़े पैमाने पर अब जम्मू कश्मीर के अंदर लिया जा रहा है। सब कुछ होगा लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।